नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 5 देखेंगे। 4 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि असंभव वो नहीं है जो आप कर नहीं सकते, असंभव वो है जो आप करना नहीं चाहते। कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, केवल हम उस कार्य को करना नहीं चाहते, इसलिए वो हमें असंभव लगता है। चलिए बिना देरी के अपना सेशन शुरू करते हैं। आपके जो बोर्ड पेपर है वो हल करने में आपको 3.25 घंटे मिलेंगे और 80 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है। यहाँ आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं। आगे आपके जो खंड है इसमें एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे और 18 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का रहने वाला। इस प्रकार आपके पहला प्रश्न है वो 18 नंबर का होगा। इसमें 18 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला, वर्तमान विश्व में कौन सा देश है एकमात्र महाशक्ति? विश्व में एकमात्र महाशक्ति यानी एक ध्रुवीय राष्ट्र कौन सा? एक ध्रुवीय राष्ट्र है वो अमेरिका। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। अमेरिका विश्व में एकमात्र शक्ति और पहले सोवियत संघ और अमेरिका दो शक्तियां थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा है। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ? ईईसी यानी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन है वो सन 1957 में। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे तीसरा प्रश्न है, चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल कब हुआ? चीन डब्ल्यूटीओ में शामिल कब हुआ? चीन डब्ल्यूटीओ में सन 2001 में शामिल हुआ। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है, मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जो मास्ट्रिस्ट संधि है उस पर हस्ताक्षर फरवरी 1992 में हुए थे। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे पांचवा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश कौन सा? इन देशों में से ऐसा कौन सा देश है जो दक्षिण एशिया में सम्मिलित है? इनमें दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है वो भारत। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के कितने सदस्य? 2016 की स्थिति के अनुसार आईएमएफ के 189 सदस्य है। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। आगे सातवां प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में किया। इसमें आपके ऑप्शन ए सही होगा। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया। पहला परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे और 1998 के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और 1998 जब परमाणु परीक्षण किया उस वक्त भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण है उसका मुख्य रूप से श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। आगे 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है वो सऊदी अरब है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 9वां प्रश्न है, टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने किस क्षेत्र में क्रांति ला दी? टेलीग्राम, टेलीफोन और माइक्रोचिप ये आपके संचार क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 10वां प्रश्न है, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट ये भाषण किसने दिया? भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये भाषण आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जब 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को भारत देश आजाद हुआ उस वक्त नेहरू जी ने ये भाषण दिया था। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको विशेष रूप से याद रखना। आपके ये भी पूछा जा सकता है कि नेहरू जी के भाषण का क्या नाम था, या भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसमें आपके ऑप्शन दे सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद दोनों है वो भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे। आगे 12वां प्रश्न है, लौह अयस्क का विशाल भंडार है वो कौन सा राज्य था? लौह अयस्क का विशाल भंडार है उड़ीसा राज्य था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 13वां प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता कौन सी? भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता वो पंचशील है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। यानी भारत है वो 5 सिद्धांतों पर चलता है। आगे 14 प्रश्न है, सन 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ? 1971 के युद्ध के पश्चात भारत पाक के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद बांग्लादेश नामक नए देश का निर्माण हुआ। इसमें आपके ऑप्शन सही है। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश रूपी नए देश की संज्ञा दी गई और नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आगे आपके 15 प्रश्न है, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस आर को 1971 के चुनाव में 352 सीटें मिली थी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 16 प्रश्न है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार है वो किस राज्य में बनी? पहली गैर कांग्रेस सरकार है वो केरल में बनी थी। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 17 प्रश्न है, किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? असम गण परिषद का संबंध है वो किस राज्य से? असम गण परिषद
असम से संबंधित है, इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही होगा। 18वां प्रश्न है जनता पार्टी का उदय कब हुआ? जनता पार्टी का उदय सन 1977 में है, इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही होगा। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी जिसे मोरारजी देसाई है वो प्रधानमंत्री बने। जो छोटी छोटी पार्टियां थी और कांग्रेस विरोधी पार्टियां थी उन्होंने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और जनता पार्टी का पूर्ववर्ती जो संस्था है वो भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ के बाद जनता पार्टी बनी और बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में बीजेपी है ये बनी। इस प्रकार जो जनता पार्टी है वो बीजेपी की माताजी और जो भारतीय जनसंघ है वो बीजेपी की नानी भी कहलाती है। ये आपके 18 प्रश्न है, इस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ये एमसीक्यू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके 6 रिक्त स्थान दिए होंगे, उनकी आपको पूर्ति करनी है। इसमें पहला है खालजा के दशक में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने वाली क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए थे। किस दशक में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए थे? 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए थे। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया। दूसरा दक्षिण एशिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो आपके दक्षिण एशिया यानी सार्क है, इसका प्रथम सम्मेलन 1985 में हुआ था। तीसरा खालजा संधि ने परमाणुिक आयुधों को हासिल करने वाले देशों की संख्या कम की, यानी कौन सी संधि है जिसके कारण परमाणुिक हथियार हासिल करने वाले देशों की संख्या में कमी आई? परमाणु अप्रसार संधि जो सन 1968 में हुई। इस संधि के बाद जो परमाणु हथियार हासिल करने वाले देशों की संख्या में कमी हुई। चौथा रिक्त स्थान है खालजा के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया। पांचवा प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, यानी धीरे धीरे कार्य करना, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से खालजा बदलाव करने की। दूसरी पंचवर्षीय योजना उसकी कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना था, यानी पूरी संरचना को तेज गति से बदलना था। छठा प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाली राहदारी खालजा किलोमीटर लंबी है। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको भारत से जोड़ने वाले बीच में जो छोटा सा भाग है उसकी लंबाई 22.5 किलोमीटर। ये 22.5 किलोमीटर है वो पूर्वोत्तर भाग जो 7 राज्य 7 महीने वाले राज्य है उनको भारत से जोड़ता है। और पश्चिम बंगाल है वो पूर्वोत्तर भारत को भारत के बाकी क्षेत्र से जोड़ता है। इस प्रकार आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। ये 6 अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है। आगे 30 प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्न। इसमें आपके 12 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है और आपको इसका उत्तर एक शब्द या एक लाइन में देना है। पहला है सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्व यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन का नाम लिखिए। जो सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्व यूरोप के देशों का सैनिक गठबंधन बना था उसका नाम वार्सा पैक्ट था। आगे दूसरा ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य हुआ। ये अफगानिस्तान की राजधानी ताशकंद जो उस समय सोवियत संघ का एक भाग था उसमें समझौता हुआ था और इसी समझौते के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। यह ताशकंद समझौता आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीसरा पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय? पारंपरिक सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? पारंपरिक सुरक्षा का अर्थ होता है हिंसा का प्रयोग है वो कम से कम होना चाहिए और अहिंसावादी सुरक्षा होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किन्हीं 2 समझौतों के नाम लिखिए। जो वैश्विक संपदा या विश्व की साझी विरासत है उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन कोई 2 समझौते हुए उनको बताना है। इसमें पहला अंटार्कटिका संधि जो सन 1959 में हुई। दूसरी मॉन्ट्रियल न्यायाचार यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुए थे। ये दोनों वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए 2 समझौते हुए। तो 5वां प्रश्न है संरक्षणवाद की नीति क्या है? यानी संरक्षणवाद क्या है? देशी उद्योगों और वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु चुंगी तथा तटकर का पक्ष लेती है। यानी ऐसी नीति जो देशी उद्योग है उनको बचाने के लिए टैक्स लगाने पर बल देती है कि सीमा से यदि कोई विदेशी माल आता है तो उस पर टैक्स लगाओ ताकि जो देशी उद्योग है वो नष्ट नहीं हो और देशी सामान है वो अधिक से अधिक बिक सके। छठा है नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? नियोजन का अर्थ होता है आपको किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करना, पूर्व योजना बनाकर कार्य करना। नियोजन के द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाती है। आर्थिक और जो सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र है उसमें समन्वय यानी बैलेंस बनाना के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। 7वां प्रश्न है भारत और चीन में वो पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन में पंचशील समझौता 19 अप्रैल 1954 का हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्राध्यक्ष चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ताशकंद और पंचशील समझौता दोनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। 8वां प्रश्न है 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किया गया? 10 सूत्री कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1968 में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित लागू करने के लिए लागू किया था। 10 सूत्री इसमें लोक कल्याण से संबंधित 10 प्रमुख कार्यक्रम थे। 9वां प्रश्न है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला एक कारण बताइए। यानी ऐसा कोई एक कारण बताओ जिसके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता, कोई एक क्षेत्र है दूसरों से स्वयं को अलग करना
चाहता है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक है संतुलित असंतुलित आर्थिक विकास, यानी किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास असंतुलित, कोई क्षेत्र जैसे पिछड़ा है तो वह दूसरे से अलग होना चाहता है। आगे 10वां प्रश्न है, वर्तमान दलीय व्यवस्था उभरती हुई दो प्रवृत्तियां बताइए। जो वर्तमान दलीय व्यवस्था के कारण उभरती हुई दो प्रवृत्तियां वो जाति आधारित दलों का गठन हो रहा है और दूसरा राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है, राजनीति में अपराध का बढ़ावा हो रहा है। 11वां प्रश्न है, भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कौन से दशक में हुई थी। भारत में केंद्र में गठबंधन राजनीति की दशक की शुरुआत है वो 1990 के दशक में हुई और 1989 के बाद अधिकतर सरकार गठबंधन की बनी। जबकि आपसे ये पूछ ले कि भारत के राज्यों में वो गठबंधन की शुरुआत कब हुई। भारत के राज्यों में गठबंधन की शुरुआत सन 1967 में हुई। उस समय 9 राज्यों में वो गठबंधन की सरकारें बनी थी। इन 9 राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। आगे 12वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कोई दो आवश्यक तत्व बताइए। राजनीतिक दलों का प्रमुख आवश्यक तत्व एक संगठन होना चाहिए, दूसरा सामान्य सिद्धांतों में एकता होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल के सिद्धांत होते हैं उनमें एकता होनी चाहिए और उन पर चलने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार आपके 12 अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपके जो खंड है वो लघुतरात्मक प्रश्न से संबंधित है। इसमें आपको 4 से 5 लाइन में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें चौथा प्रश्न है, भारत श्रीलंका की दो समान विशेषताएं लिखी, यानी ऐसी कौन सी दो विशेषताएं जो भारत और श्रीलंका दोनों में समान है। भारत और श्रीलंका दोनों ये ब्रिटेन के अधीन रहे और भारत 1947 और श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटेन के अधीन थे, इन दोनों पर अंग्रेजों का अधिकार था और भारत 1947 में जबकि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। दूसरे स्वतंत्रता के बाद दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक शासन चला आ रहा है, दोनों ही देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाते हैं। 5वां प्रश्न है, वीटो से आप क्या समझते हैं। वीटो का अर्थ क्या है। वीटो का शब्द अर्थ है मैं मना करता हूँ। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण या सारवान प्रश्न पर असहमति प्रकट करता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस शक्ति को वीटो शक्ति कहा जाता है। यानी यूएनओ की जो स्थायी परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश है उनमें से यदि कोई एक वीटो पावर लगा देता है, अस्वीकार कर देता है तो वो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है और इसे वीटो कहा जाता है। यानी निषेध अधिकार, कोई एक स्थायी सदस्य मना करने पर वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। यदि 4 सहमत है और 1 असहमत है तो भी वो वीटो का प्रयोग करके उसको अस्वीकार कर सकता है। आगे 6वां प्रश्न है, शक्ति संतुलन का क्या अभिप्राय। यानी शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है किसी भी देश को इतना सबल नहीं बनने दिया जाए कि वह दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। यानी किसी भी देश को इतनी शक्ति नहीं दी जानी चाहिए कि वह दूसरों के सामने खतरा बन जाए। शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। यानी कोई भी देश है वो अपने आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं सहन करता है और अपना आंतरिक व्यवस्था है वो अपने हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक चलाता है। इसमें किसी भी बड़ी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। 5वां प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर एक सम्मेलन हुआ है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ है। इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है। इस सम्मेलन में 170 देशों, 1000 स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर हुआ और इसमें पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर महत्वपूर्ण थे और यह यूएनओ के द्वारा आयोजित किया गया। आगे 8वां प्रश्न है, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या। आपको दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी विचारधारा में उन लोगों और दलों को सम्मिलित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा ही प्रगति हो सकती है, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संक्षेप में कहे जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो निजीकरण की पक्षधर है। यह कहती है कि अर्थव्यवस्था में सरकार को गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर निजी लोगों का अधिकार होना चाहिए और खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा ही किसी देश की प्रगति हो सकती है। आगे आपके 9वां प्रश्न है वो मिलान से संबंधित है। इसमें आपके 4 शब्द होंगे, उनको आपको मिलाना है और प्रत्येक शब्द आधे नंबर का रहने वाला। इसमें पहला है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता से आपके संबंधित है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में हुआ था। तीसरा है एशियन समन सम्मेलन। एशियन समन सम्मेलन है मार्च 1947 में हुआ और आजाद हिंद फौज के संस्थापक है वो सुभाष चंद्र बोस थे। इनके आपके जो सही उत्तर है आपको उनके सामने लिखना। जैसे गुट निरपेक्षता का सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू, तो आपको 4 नंबर लगाकर इसके सामने लिखना है। बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया से, एशियन समन सम्मेलन मार्च 1947 में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आगे 10वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही 2 चुनौतियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने कौन कौन सी 2 चुनौतियां रही।
इसमें लाल बहादुर शास्त्री के सत्ता संभालने के समय देश अनेक संकटों का सामना कर रहा था। उनके समक्ष दो प्रमुख चुनौतियां थी। पहला था देश में अनाज की कमी थी, यानी खाद्यान्न की कमी थी, और दूसरा 1962 में चीन के साथ हुई पराजय के कारण देश का मनोबल नीचा था। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, उसके कारण देश का मनोबल नीचा था और सीमांत क्षेत्रों में तनाव विद्यमान था। आगे आपके 11वां प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के साथ राजनीति में क्या बदलाव आता है, यानी आपातकाल की घोषणा होने पर देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन होता है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का जो संघीय ढांचा है वो निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती है। संघीय ढांचे के अंतर्गत केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां दी गई, लेकिन आपातकाल की घोषणा होते ही सारी शक्तियां वो केंद्र के हाथों में चली जाती है और सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक व सभी मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है या उनमें कटौती कर सकती है। आपातकाल की घोषणा होने पर लोगों को मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है सरकार, या उनमें कटौती भी कर सकती है। इस प्रकार जो भारतीय राज व्यवस्था है उसमें बहुत परिवर्तन हो जाता है, पूरी व्यवस्था है वो बदल जाती है। आगे 12वां प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कोई दो कारण बताइए। क्षेत्रवाद यानी प्रत्येक क्षेत्र है वो अपने को दूसरे से अलग देखना चाहता है, इसके उदय के दो प्रमुख कारण कौन कौन से। इसमें पहला है भाषावाद। भारत में सदैव ही अनेक भाषाएं बोलने वाले कई बार अलग अलग राज्यों के निर्माण के लिए व्यापक आंदोलन किया। इस प्रकार जो भाषावाद है वो क्षेत्रवाद के लिए अनिवार्य घटक है। और दूसरा है जातिवाद। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही वहीं पर क्षेत्रवाद का उग्र रूप देखने को मिलता है। जिस क्षेत्र में किसी एक जाति की बहुलता होती है वो क्षेत्र स्वयं को दूसरों से अलग करने की मांग करता है। इस प्रकार किसी एक क्षेत्र में जाति की प्रधानता होने ही क्षेत्रवाद का उग्र रूप देखने को मिलता है। आगे 13वां प्रश्न है, बामसेफ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। बामसेफ का गठन है सन 1978 में हुआ। इसका पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन है। इस संगठन ने बहुजन अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की है। बामसेफ का गठन 1978 में हुआ। पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन है और इसने जो अनुसूचित जाति एससी एसटी ओबीसी जो पिछड़े वर्ग है उनको राजनीतिक सत्ता में जबरदस्त तरफदारी की, यानी कि इनको राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए और इनको विशेष फायदा है वो मिलना चाहिए। आगे आपके खंड 6 है, इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे और इसकी उत्तर सीमा आपके 100 शब्द यानी 8 से 10 लाइन में इसका उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके अथवा में भी पूछे जाएंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इसमें आसियान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, यानी जो आसियान संगठन है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। सन 1976 में बाली शिखर सम्मेलन में एक संधि के द्वारा आसियान ने अग्रलिखित सिद्धांतों को अंगीकृत किया। इसमें पहला है सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, समानता, राज्य क्षेत्रीय संपूर्णता और राष्ट्रीय पहचान के प्रति पारस्परिक सम्मान, यानी जो आसियान के सदस्य देश है वो अपने सदस्य देशों की जो व्यक्तिगत पहचान है उसका सम्मान करेंगे। दूसरा बाह्य हस्तक्षेप, अवपीड़न से मुक्ति और अपने राष्ट्रीय अस्तित्व के संचालन के प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है। तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, यानी जो आसियान के सदस्य देश है वो एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है शांतिपूर्ण तरीके से मतभेदों या झगड़ों का समाधान, जो विवाद होंगे उनका शांतिपूर्ण तरीके से निपटान किया जाएगा। पांचवा है धमकी या बल प्रयोग का परित्याग, यानी कोई भी देश है दूसरे छोटे देश को धमकी या बल का प्रयोग नहीं कर सकता। पांचवा आपस में कारगर सहयोग, जो आसियान के सदस्य देश है वो एक दूसरे का आपस में सहयोग करेंगे। इसके अलावा मैं दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया उसकी अर्थव्यवस्था पर आपको टिप्पणी लिखनी। यह आपके जापान या साउथ कोरिया दोनों में से एक का पूछा जा सकता है। इसमें दक्षिण कोरिया द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कोरिया का विभाजन दक्षिण और उत्तरी कोरिया दो भागों में हुआ। दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 से 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया ने आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास किया। 1917 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और सैन्य व्यय में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट एसडीआई 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का एसडीआई रैंक भी 118। इस प्रकार दक्षिण कोरियाई देश है वो आपके एशिया में एक प्रमुख सत्ता का केंद्र है। ये दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एसडीआई में भी इसकी रैंक 18वीं है। आगे 15वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर कई देशों को ऐतराज क्यों है स्पष्ट कीजिए। यानी यूएनओ में भारत को वीटो पावर मिलने के संबंध में अन्य देश है वो विरोध क्यों कर रहे हैं, यानी भारत को वीटो पावर नहीं मिलने के पक्ष में आपको तर्क देना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर कई देशों का ऐतराज इसलिए, यानी कि भारत की वीटो पावर मिलने के विपक्ष में जो मत है उनको आपको बताना है। पहला है ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती हुई शक्तियों को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भारत के साथ साथ बनाने पड़ेंगे। ये क्योंकि ये जो है अर्थव्यवस्था में भारत के समकक्ष देश है। भारत को यदि वीटो पावर मिलता है तो इन देशों को वीटो पावर मिलना चाहिए।
दूसरा है सुरक्षा परिषद में यदि किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को प्रतिनिधित्व अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मौजूदा जो सुरक्षा परिषद है उसमें कोई भी स्थायी सदस्य नहीं, इसलिए इन दो महाद्वीपों के देशों को पहले प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और भारत तो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसके तो हमें यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाए गए, यानी यूएनओ को महत्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए। इसमें पहला है शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल होता है तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति हुई, यानी एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। दूसरे, यदि कोई कमजोर देश है जो अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल होता है तो संपूर्ण विश्व उसका सहयोग करेगा। तीसरा, मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई। चौथा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति बनी। पांचवा, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की गई। और छठा, एक लोकतंत्र कोष का गठन किए गए। ये यूएनओ को अधिक बलशाली बनाने के लिए प्रयास किए गए। आगे आपके 16 प्रश्न है, भारतीय एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो, स्पष्ट कीजिए। यानी भारत के अलावा ऐसे अन्य कौन कौन से देश है जो एक पार्टी के प्रभुत्व से गुजरे, यानी उन पर किसी एक पार्टी का शासन नहीं रहा है। इसमें भारतीय एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरे हो। दुनिया के बाकी देशों को देखने पर हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। हालांकि बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच अंतर है। बाकी के देशों में वो एक पार्टी के प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। उदाहरण कुछ देश जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के शासन को अनुमति दी गई। जो चीन, क्यूबा और सीरिया देश है इनके संविधान में सिर्फ एक पार्टी के शासन को अनुमति दी गई, यानी इसमें एक दलीय व्यवस्था थी। कुछ अन्य देश जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। तीसरा, अब से कुछ साल पहले मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अलावा अन्य देशों में भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है। इसके तो हमें भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों को समझे, यानी भारत में लोकतंत्र स्थापित होने में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, भारत में लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी है। इसमें पहला, विभिन्न धार्मिक सामाजिक समूहों में एकता स्थापित करना। जो धार्मिक और राजनीतिक समूह उनमें एकता स्थापित करना। भारतीय नेताओं के समक्ष लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूहों में पारस्परिक एकता की भावना को विकसित करने की चुनौती थी। दूसरा है निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था करना। भारत के विस्तृत आकार को देखते हुए निश्चित चुनावों की व्यवस्था करना एक बहुत गंभीर चुनौती थी, यानी चुनाव है वो निष्पक्ष होने चाहिए और भारत है वो विस्तृत था, इतने बड़े देश में वो निष्पक्ष चुनाव करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, मत अधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाने की आवश्यकता। मतदाताओं में केवल 15% ही लोग साक्षर थे, जो 85% निरक्षर थे, जो लोग अनपढ़ थे उनको भी मताधिकार का प्रयोग करना सिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 1952 के चुनाव में 50% मतदाताओं ने मत डाले, चुनाव निष्पक्ष हुए। इस प्रकार भारत है लोकतंत्र स्थापित करने में सफल रहा। इन दो बड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया। आगे 17 प्रश्न है, विरोधी दलों के विरोध और कांग्रेस की टूट ने आपातकाल की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की, यानी जो विपक्षी दल थे कांग्रेस, उनके विरोध और कांग्रेस की आपसी टूट है उसके कारण आपातकाल लगा। आप कैसे कह सकते हैं, आपको इसको सिद्ध करना है, यानी इन दो कारणों से आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इन दोनों को आपातकाल लागू होने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1967 के चुनाव के बाद कुछ प्रांतों विरोधी दलों या संयुक्त विरोधी दलों की सरकार बनी, वे केंद्र में सत्ता में आना चाहते थे, इस कारण आपातकाल लगा। दूसरा, केंद्र कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकार प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत हो रही है, यानी जो राजनीतिक मशीनरी है उसका व्यक्तिगत रूप से भी प्रयोग किया जा रहा है और जो राजनीतिक सत्ता, जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता है वो निरंकुश होती जा रही है, विपक्षी दलों को लगता था। तीसरा, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे। चौथा, इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्ते उनमें भी टकराव आया। ये आपातकाल का बहुत बड़ा कारण है कि न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच आपसी रिश्तों में टकराव आया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। सरकार ने न्यायपालिका को प्रगति विरोधी बताया और 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दे दिया था। इसके कारण वो मुख्य रूप से भारत में आपातकाल लागू हुआ। इसका पांचवा कारण जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति की बात कर रहे थे। ऐसी सभी घटनाओं ने आपातकाल के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। जो न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव थे, जो जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति और जो विरोधी दलों का विरोध था, कांग्रेस की आपसी टूट थी, इन सभी कारण वो देश में आपातकाल लागू हुआ। इसके तो हम 1967 के बाद देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में आए तनावों ने आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की, स्पष्ट कीजिए। यानी 1967 के चुनाव के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच तनाव है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी अलग व्याख्या कर रहा था, जो सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही थी उनका विरोध कर रहा था और जो सरकार है उस संविधान का सर्वोच्च न्यायालय उसका उल्लंघन कर रहा था। इस
इस कारण देश में आपातकाल लागू हुआ, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। 1967 के बाद भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी। 1973-74 तक उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी, लेकिन इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत होती चली गई। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के समन्वय में तनाव है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। जो सर्वोच्च न्यायालय उनका मानना था कि न्यायपालिका देश में सर्वोपरि, जबकि सरकार का मानना था कि संसद है वो देश में सर्वोच्च है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था, यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रम लागू करने की राह में रोड़ा अटका रही। इस कारण भी भारत में संविधान आपातकाल लागू हुआ। आगे आपके जो खंड दे या निबंधात्मक प्रश्न सम्मिलित है, इसमें आपके उत्तर सीमा और 250 शब्द यानी आपको 20 से 25 लाइन में लगभग एक पेज में इसका उत्तर लिखना है। ये आपके 4 नंबर के रहने वाले, ये भी आपके तो हमें पूछा जाएगा। इसमें 18 प्रश्न किन बातों के कारण मिखाइल गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार करना पड़ा। इसमें पहला अर्थव्यवस्था का गतिरोध। जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो रुक गई थी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कई सालों तक गतिरोध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई, लोगों का जीवन कठिन हो गया। गोर्बाचेव ने जनता से अर्थव्यवस्था गतिरोध दूर करने का वादा किया था, इसलिए वह सुधार करने के लिए बाध्य हुए। दूसरे, पश्चिम के देशों की तुलना में पिछड़ जाना। सोवियत संघ है वो पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ गया था, इस कारण भी सुधार जरूरी थे। सोवियत संघ हथियारों के निर्माण की होड़ में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ गया था। पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिक जानकारी बढ़ी। अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिम की बराबरी पर लाने का वायदा किया था, इसलिए वह सुधार करने को बाध्य भी हुए। तीसरा, प्रशासनिक ढांचे की त्रुटियां। जो सोवियत संघ का प्रशासनिक ढांचा था उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। सोवियत संघ के गतिरोध प्रशासन, नौकरशाही में भारी भ्रष्टाचार, सत्ता के केंद्रीकृत होने के कारण आम जनता शासन से अलग थलग पड़ गई थी। गोर्बाचेव ने जनता को विश्वास में लेने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया, इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए बाध्य हो गए थे। ये 3 प्रमुख कारण है जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार प्रारंभ किया, लेकिन उसके परिणाम है वो नकारात्मक निकले और फलस्वरूप सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। इसके अलावा आपके भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें पहला है, सोवियत संघ भारत का एक सच्चा मित्र और महान मित्र रहा था। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए सोवियत संघ से भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब भारत के अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भरता बढ़ गई थी, जिन्होंने भारत पर आर्थिक सहायता के द्वारा दबाव की कूटनीति थोपी थी। सोवियत संघ भारत का एक सच्चा मित्र था, भारत उनसे आर्थिक सहायता भी लेता था, लेकिन अब सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत के अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भरता बढ़ी, जो भारत के साथ कूटनीतिक चाल चल रहे थे। दूसरा, सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण और संघर्ष में कमी आई, इससे हथियारों की होड़ में भी कमी आई। भारत जैसे देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई दी और वह अपने विकास की तरफ अधिक ध्यान देने को उन्मुख है। इसके कारण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हुई। चौथा प्रभाव पड़ा, सोवियत संघ के पतन के बाद भारत जैसे राष्ट्रों के लिए अमेरिका या अन्य किसी राष्ट्र नजदीकी संबंध बनाने के लिए किसी गुट में शामिल होने की बाध्यता नहीं रही, यानी दोनों गुटों में से एक गुट समाप्त हो गए तो भारत पर कोई भी बाध्यता नहीं रही। चौथा है, भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानने लगे। परिणाम स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपना ली गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपना लिया। उसके बाद आपके 1900 प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए और उनके क्या प्रभाव हुए, यानी भारत ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए, इसके कौन कौन से परिणाम हुए, कौन से सकारात्मक परिणाम हुए और कौन से नकारात्मक परिणाम हुए। 1991 के बाद से आर्थिक सुधारों को अपनाते हुए भारत ने वैश्वीकरण की दिशा में निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए। इसमें पहला है, उदारीकरण या वैश्वीकरण की नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंस युग को समाप्त कर दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में कमी की गई। व्यापारिक गतिविधियों पर सरकार का एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो व्यापारिक गतिविधियां थी उन पर सरकार के जो नियंत्रण थे उनको कम किया और निजीकरण संबंधी कार्यक्रमों की पहल की गई, यानी निजीकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई, यानी किसी दूसरे देश से सामान मंगाने पर जो टैक्स लगता था उनमें भी कमी की गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेश निवेश भी शामिल थे। तीसरा है, भारतीय शुल्क दरों में तेजी से कमी आई और वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से पड़े। वैश्वीकरण को अपनाने से भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दर और विकास दर में तेजी से वृद्धि हुई। उदारीकरण के बाद जीडीपी के विकास में जो उछाल हुआ उसके कारण भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार हुआ, यानी भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई और भारत का विकास है वो तेजी से हुआ, जिससे विश्व के अन्य देशों में
देशों के साथ भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार हुआ। तीसरा, वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप भारत में गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों का अनुपात है वो धीरे धीरे घट रहा है। वैश्वीकरण के कारण जो लोग गरीब है उनका अनुपात धीरे धीरे कम हो रहा है। और वैश्वीकरण के कारण भारत में नकारात्मक प्रभाव पड़े, जिनमें पहला, वैश्वीकरण के कारण कृषि में सब्सिडी को कम किया जाने लगा, जिसके कारण अनाज की कीमतें उनमें वृद्धि हुई और कृषि आधारित जो संरचना थी उसमें कमी आई। दूसरे, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो भारतीय बाजार को धीरे धीरे हड़प रही, यानी जो भारत के स्वदेशी उद्योग है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण नष्ट हो रहे। जैसे पानीपत का ताला उद्योग है वो चीनी तालों के आने के कारण बंद हो गया। तीसरा, अपनी विनिवेश नीति के तहत सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने से भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो अपनी विनिवेश नीति इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक उपनिवेश कर्म है, जैसे कि रेलवे या अन्य जैसे कि हवाई अड्डे, ये सरकार इनको निजीकरण क्षेत्रों को सौंप रही है, जिसके कारण सरकार को फायदा हो रहा है और टैक्स कम मिल रहा है। इसके अलावा में आपके है वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन पर एक निबंध लिखी है, यानी वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन क्यों हो रहे हैं, उनके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, वैश्वीकरण की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, वैश्वीकरण के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत स्पष्ट किए गए। इसमें पहला है किसी खास कार्यक्रम का विरोध। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन है वैश्वीकरण की धारणा के विरोधित नहीं है, बल्कि वे वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम विरोध, यानी कुछ लोग ऐसे जो वैश्वीकरण को सही तो मानते हैं लेकिन वैश्वीकरण का कोई एक कार्यक्रम है उनका विरोध करते हैं, जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। दूसरे, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। वैश्वीकरण के प्रति विरोध के प्रदर्शन मुख्यतः आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों अपनाने के विरोध में हुए, यानी जो आर्थिक रूप से ताकतवर देश जैसे विकसित देश है वो व्यापार के अनुचित तरीके अपनाते हैं और दूसरे देशों पर अपने व्यापार के रूप में अपनी माल है वो थोपना चाहते हैं। उनका तर्क था कि उदीयमान आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया। जो विकासशील देश है उनका समुचित हित नहीं दिया गया, जो विकासशील देश है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तीसरा है आपके वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन में वर्ल्ड सोशल फोरम WSF, नव उदारवादी वैश्वीकरण विरोध का विश्वव्यापी मंच है और WSF है। इस मंच के अंतर्गत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर जो नव उदारवादी वैश्वीकरण है इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार आपके जो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद आपके जो 20 प्रश्न है वो भारत के राजनीतिक मानचित्र से संबंधित होगा। इसमें आपके 4 स्थान दिए होंगे और 4 कहतों में और 4 दिए होंगे आपको, इनमें से कोई 4 जो सही आता है वो करना है। ये आपके 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके बहुत इजी पूछा जाता है, या तो आपके भारत के राज्य या उनकी राजधानियां या केंद्र शासित प्रदेश या कोई आपके पाठ्य पुस्तक मैप दिया गया जो पुरानी रियासत है वो पूछा जा सकता है। इसमें पहले में पूछा पंजाब, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और केरल, ये 4 ही राज्य हैं। और इसके अथवा में जूनागढ़ गुजरात में, कुर्ग जो केरल में कर्नाटक में और ग्वालियर जो MP में, हैदराबाद जो तेलंगाना में है। यह आपके पंजाब है और राजस्थान के जस्ट ऊपर छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच में मणिपुर है वो आपके पूर्वोत्तर भारत में आपको पूर्वोत्तर वाले राज्य है विशेष रूप से याद में रखना है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम आपके सबसे अधिक है वो दिक्कत मणिपुर और मिजोरम में होती है। मणिपुर में आपको ये ध्यान में रखना है कि मणिपुर में पहले मैं आता है तो मैं सबसे ऊपर आएगा और मिजोरम मी आता है, मी है वो बाद में आएगा। ये आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हो। मणिपुर में पहले MA आता है तो ऊपर आएगा और MI है वो बाद में आता है तो नीचे आएगा। और केरल है वो आपके नीचे, केरल की आकृति है वो केले के समान है। इसके तो हम आपके दिए गए जूनागढ़ जो गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना में, ग्वालियर है वो MP यानी मध्य प्रदेश में और कुर्ग कर्नाटक में। ये आपके 4 महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 20 प्रश्न अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा में मील के पत्र साबित होंगे। इनमें से आपके हूबहू प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनका 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हो। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके। और इसी चैनल पर कक्षा 12 और कक्षा 10 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे और 10-10 मॉडल पेपर होने के बाद आपको सभी पार्टों के चैप्टर वाइज है वो लाइव क्लास भी चलाई जाएगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे, पढ़ाई करते रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।